मैंने वो अमृता वाली गोली खा ली थी जो असल में सम्राट को चढ़ाई जाने वाली थी। उस दिन के बाद मुझे मिला खत्म न होने वाला जीवन, लेकिन कहानी उतनी शानदार नहीं थी जितनी सुनने में लगती है। करीब 1200 साल पहले एक साधु अमृता की दवा बना रहा था। दवा फेल हो गई तो गुस्से में उसने पूरा मिश्रण नाले में फेंक दिया और मैं उस वक्त भूख से बेहाल था। जो मिला उठाकर खा लिया। बस वहीं से सब बदल गया। मैं बूढ़ा होना लगभग बंद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर नहीं सकता। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई गोली मार दे या गलत लोगों से पंगा ले लूं, तो मौत आज भी उतनी ही असली है। इसलिए पिछले 1200 सालों में मैंने 47 अलग अलग पहचानें बदली, 300 से ज्यादा काम किए, राजाओं का द्वार देखा, अंग्रेज देखे और अब 2026 तक पहुंच चुका हूं। सुनने में कूल लगता है ना? असलियत में ये बेहद थका देने वाली जिंदगी है। हर 30 से 40 साल में अपनी नकली मौत दिखाओ, चेहरा बदलो, पुराने रिश्ते खत्म करो और फिर किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू करो। ये सब 1-2 साल नहीं, पूरे 1200 साल तक। कोई भी इंसान टूट जाए, लेकिन मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। मेरे पास एक सिस्टम था, ना कोई ओवरपावर्ड मैजिक, ना लॉटरी जैसे रिवॉर्ड्स। उसका सिर्फ एक काम था, जिस भी कला या हुनर को ध्यान से देखो उसमें एक्सपीरियंस मिलने लगता था। 1200 साल में मैंने इतनी स्किल्स सीख ली कि अगर उनकी लिस्ट छपे तो किताब बन जाए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मेरी टैलेंट रेटिंग हमेशा 5 ही रही। मतलब मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, ना मेरे पास जादू था, ना कोई एनर्जी पावर। मैं बस एक ऐसा आदमी था जो बहुत लंबे समय से जिंदा था और जिसने जीने के लिए हर हुनर सीख लिया था। साल 2003 में मैं भटकते भटकते मुंबई जैसे एक बड़े समुद्री शहर की झुग्गी बस्ती में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा मैकेनिक स्कूटर ठीक कर रहा था। जैसे ही इंजन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरा सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया। मैकेनिक रिपेयर एक्सपीरियंस +1। मेरी आंखें चमक उठी। उस बूढ़े का नाम था जगदीश काका। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। उस दिन से मैं गैराज में काम करने लगा, लेकिन दूसरों के लिए जो सिर्फ मेहनत थी, मेरे लिए वो चीट कोड बन चुका था। कोई इंजन खोलता और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाता, कोई रेंच पकड़ता और मुझे नई समझ मिलने लगती। काका ने पूरी जिंदगी लगाकर जो सीखा था, मैंने कुछ महीनों में पकड़ लिया। 8 महीने बाद ही मैं ऐसे इंजन ठीक करने लगा जिन्हें लोग कबाड़ मान चुके थे। लेकिन मैंने हमेशा खुद को छोटा ही दिखाया, क्योंकि इतने साल जीने के बाद मैं एक बात समझ चुका था, इस दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान वही होता है जिसे लोग मामूली समझें। मैं बस शांत जिंदगी चाहता था, काका के साथ गैराज चलाऊं और बाकी जिंदगी आराम से निकाल दूं। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। 2023 में एक बड़ी बिल्डर कंपनी की नजर हमारी बस्ती की जमीन पर पड़ गई। कुछ गुंडों को भेजा गया लोगों को डराने के लिए। उनका लीडर था कैलाश भैया, गंजा, दबंग और हमेशा मॉडिफाइड गाड़ियों के साथ घूमने वाला। रोज रात को उनकी गाड़ियां बस्ती के बाहर रेसिंग करती। बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्ग परेशान हो जाते। पुलिस आती, 2 दिन शांति रहती, फिर वही सब शुरू। मैंने अपने बूढ़े उस्ताद को देखा। 87 साल की उम्र में वो तनाव से दवाइयां खा रहे थे। तब पहली बार मुझे लगा अब चुप रहना गलत होगा। उस रात मैं चुपके से एक पुरानी वैन के पास गया और पहली बार अपनी असली स्किल इस्तेमाल की। मेरे पास कोई मैजिक नहीं था, लेकिन 20 साल की मैकेनिकल नॉलेज थी, फ्लूइड डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी, इंजन स्ट्रक्चर की गहरी पकड़ थी। मैंने पूरी रात उस कबाड़ वैन को मॉडिफाई किया, पुरानी वायरिंग बदली, टर्बो एयर फ्लो सेट किया और हाथ से छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर फिट किए। सुबह तक वो टूटी हुई वैन एक मॉन्स्टर मशीन बन चुकी थी। कोई चमक नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग। मैंने गाड़ी वापस वहीं खड़ी कर दी, बिना नाम छोड़े। कुछ दिन बाद गुंडे फिर आए, 3 मॉडिफाइड कारों के साथ। उन्होंने बस्ती का रास्ता बंद कर दिया और धमकी दी, जो घर खाली नहीं करेगा उसे घर समेत उड़ा देंगे। तभी वैन का मालिक गुस्से में अपनी पुरानी गाड़ी लेकर निकला। सबको लगा वो कुछ ही सेकंड में पकड़ा जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था उस रात मैंने उस गाड़ी को क्या बना दिया था। लेकिन फिर व्रुम, उस पुरानी वैन से ऐसी आवाज निकली जो किसी स्पोर्ट्स कार में भी मुश्किल से सुनाई देती है। अगले ही सेकंड वो ऐसे निकली जैसे किसी ने गुलेल से छोड़ दिया हो। पीछे 3 मॉडिफाइड कारें पूरी ताकत से दौड़ी। एग्जॉस्ट से धुआं निकल गया, लेकिन वैन की टेल लाइट तक नहीं पकड़ पाई। वैन चलाने वाला रमेश खुद डर गया था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। भाई, ये गाड़ी है या रॉकेट? एक्सीलेटर दबाया और लगा आत्मा बाहर निकल गई। पूरा मामला लोकल न्यूज तक पहुंच गया। झुग्गी इलाके की पुरानी वैन ने हाईवे पर 3 स्पोर्ट्स कारों को पछाड़ा। लोग शॉक्ड थे। एक्सपर्ट्स तक समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हुआ, और मैं अपनी छोटी सी गराज शॉप के कोने में बैठकर टीवी देख रहा था। बस हल्का सा मुस्कुराया। आखिर 1200 साल की मैकेनिकल मास्टरी मजाक थोड़ी है। उस दिन के बाद गुंडे कभी वापस नहीं आए। समय फिर शांत हो गया। 3 साल और निकल गए। फिर एक दिन मेरे उस्ताद जगदीश काका भी चले गए, 90 साल की उम्र में। लोग बोले अच्छी उम्र पाई, लेकिन मेरे लिए वो फिर भी एक और विदाई थी। जब मैं उनका सामान समेट रहा था, तब मुझे एक पुरानी फोटो मिली, 2003 की, जिस दिन उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। फोटो में मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आज हूं, और वो मजबूत आदमी से बूढ़े होकर मिट्टी बन चुके थे। इतने सालों में मैंने खुद को बूढ़ा दिखाने की कला सीख ली थी। सफेद बाल, नकली झुर्रियां, ताकि लोग शक न करें। लेकिन अब पड़ोसियों को भी लगने लगा था, यह आदमी 10 साल पहले से जवान कैसे दिख रहा है। मैं समझ गया, अब फिर से गायब होने का समय आ चुका था। उस बरसाती रात पुरानी बस्ती का महेश मैकेनिक अचानक गायब हो गया और शहर के दूसरे कोने में एक नया आदमी आकर बस गया। इस बार मैंने एक छोटी सी हार्डवेयर रिपेयर शॉप खोली।
कुछ दिनों बाद दुकान के बाहर मुझे एक लड़का मिला जो चोरी से स्पेयर पार्ट्स उठा रहा था। नाम था विक्की। उसके हाथों में अलग ही टैलेंट था। मशीन खोलने और जोड़ने की स्पीड देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैंने उसे अपने पास रख लिया। फिर एक दिन यूं ही मजाक में मैंने 1200 सालों की नॉलेज लिखनी शुरू कर दी। मेटल वर्क, फॉर्जिंग, मटेरियल्स, सब कुछ। और वो पूरी मोटी कॉपी उसके हाथ में पकड़ा दी। वो पहले ही पन्ने पर अटक गया। उस्ताद, ये किताब है या साइंस लैब? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उसके सिर पर हल्का सा डंडा मारा। समझ नहीं आता तो याद कर, कल समझ अपने आप आने लगेगी। और सच में कुछ सालों में वो भी मशीनों का उस्ताद बन गया। मुझे लगा अब शायद जिंदगी शांति से कट जाएगी, लेकिन तभी सालों बाद मेरा सिस्टम फिर एक्टिव हुआ। फॉर्जिंग स्किल हैज रीच्ड लिमिट। नेक्स्ट स्टेज अनलॉक करने के लिए एक कोर वेपन बनाना होगा। मैं कुछ देर सोचता रहा। फिर मेरी नजर एक पुराने काले मेटल पर गई जो मैंने कबाड़ी मार्केट से 50 रुपए में खरीदा था। दुकानदार उसे बेकार लोहा समझ रहा था। मैंने उसी को चुना। उस रात मैंने अपनी 1200 साल की सारी नॉलेज उस धातु में डाल दी। हर हथौड़े की चोट एकदम परफेक्ट। एक बार नहीं, हजारों बार। कोई चमक नहीं हुई, ना बिजली गिरी, ना आसमान फटा। लेकिन जब आखिरी चोट लगी तो मेरे सामने एक काली तलवार पड़ी थी, बिल्कुल साधारण दिखने वाली, लेकिन उसकी बनावट इतनी सटीक थी कि धातु की संरचना लगभग एटॉमिक लेवल तक बैलेंस हो चुकी थी। मैंने कैजुअली उसे उठाया और सामने रखी स्टील की मेज पर हल्का सा चलाया। मेज ऐसे कट गई जैसे मक्खन हो। कट इतना स्मूथ था कि शीशे जैसा चमक रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसी पल राजधानी में हड़कंप मच चुका है। देश की सबसे गुप्त एजेंसी तियान ब्यूरो, जो सुपरनैचुरल घटनाओं पर नजर रखती थी, उनके सिस्टम में अचानक अलार्म बज उठा। वार्निंग, कॉजालिटी लाइन ब्रोकन। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? किसी ने कॉजालिटी लाइन काट दी है। एनर्जी सिग्नेचर? कुछ नहीं। ना मैजिक, ना साइकिक पावर, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कर सकते थे। ऑर्डर तुरंत जारी हुआ, पूरा शहर खंगाल दो। जिसने ये किया है उसे ढूंढो। और उधर जिस इंसान की वजह से पूरा विभाग हिल गया था, वो अपनी दुकान में बैठा आराम से तरबूज काट रहा था। वाह, तरबूज काटने के लिए बढ़िया है। मैंने तलवार को देखा और मुस्कुराया। आज से तेरा नाम कालू। तभी तलवार हल्का सा कांपी, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो। तलवार हल्का सा कांपी, जैसे उसे कालू नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। लेकिन मेरी आदत थी, जिस चीज को अपना मान लिया उसका नाम भी मैं ही तय करता था। बेचारी तलवार चुपचाप स्टैंड पर टिक गई। उस दिन के बाद मेरी फॉर्जिंग स्किल आखिरकार अगले स्तर पर पहुंच गई। सिस्टम स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रैंक अचीव्ड। उसे देखकर जो सुकून मिला वो शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि मेरा शागिर्द विक्की अब मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था। उस्ताद, आप 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही अब भी हो। पास वाले शर्मा अंकल आपसे छोटे हैं, उनके तो पूरे बाल सफेद हो गए। मैं समझ गया। अब डिस्गाइज काम करना बंद कर रहा था, और इसका मतलब सिर्फ एक था, अब फिर से मरना पड़ेगा। तो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी फेक डेथ तैयार की। एक सुबह दुकान पर अचानक मैंने हार्ट अटैक एक्टिंग शुरू कर दी। सीधा जमीन पर गिर पड़ा। विक्की घबरा गया, रोते रोते एम्बुलेंस बुलाने लगा, और मैं जमीन पर पड़ा अपनी हार्ट बीट इतनी स्लो कर चुका था कि मशीन भी कंफ्यूज्ड हो जाए। चेहरा पीला, मुंह से झाग, सब परफेक्ट मेकअप। जब तक एम्बुलेंस पहुंची मैं ऑफिशियली मर चुका था। हॉस्पिटल के बाहर विक्की फूट फूट कर रो रहा था। उस्ताद, आप तो कहते थे मेरी खुद की वर्कशॉप खुलवाओगे। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए दिल भारी हो गया, लेकिन मैं क्या करता। ये मेरी 48वीं नकली मौत थी। उस रात मैं क्वाइटली मॉर्चुअरी की खिड़की से बाहर निकला, कंधे से बर्फ झाड़ी और पीछे मुड़कर हल्का सा झुक गया। अलविदा विक्की। उस दिन महेश उस्ताद मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ, करण मल्होत्रा। इस बार मैंने कॉलेज इलाके के नाइट मार्केट में एक छोटा बारबेक्यू स्टॉल लगाया। 1200 साल की कुकिंग मास्टरी और मेडिसिनल फूड नॉलेज। मेरे हाथ का खाना आम खाना नहीं था। एक लड़का जो महीनों से इंसोम्निया से परेशान था, मेरे मटन कबाब खाकर सीधा 14 घंटे सोया। एक आदमी जिसका पुराना पेट का रोग ठीक नहीं हो रहा था, 3 दिन लगातार मेरे ग्रिल्ड बैंगन खाए और दर्द गायब। कुछ ही महीनों में मैं पूरे मार्केट का फेमस करण भाई बन गया। लेकिन मेरी किस्मत को चैन कहां। एक रात अचानक एक घायल लड़की मेरे स्टॉल पर आ गिरी। उसके कपड़े खून से भरे थे और हाथ में एक अजीब सिंबल वाली मेटल प्लेट थी। मैं उसे पहचान गया। वो अंडरग्राउंड सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन अंधकार संघ का निशान था। मतलब मामला बेहद खतरनाक था। मैं उसे तुरंत हटाने ही वाला था कि उसने कांपते हाथों से मुझे एक पेन ड्राइव पकड़ा दी। बस एक शब्द कहा, डील। मैंने पेन ड्राइव देखी, फिर उसकी हालत, और आखिरकार मान गया। सच कहूं तो मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा ही दयालु रहा हूं। मैं उसे अंदर ले गया। सदियों की मेडिकल मास्टरी अब काम आने वाली थी। मैं मुगलों के द्वार से सर्जरी कर रहा हूं। अब तो हालत ये थी कि इंसानी शरीर मुझे मशीन जैसा समझ आता था। कुछ ही घंटों में मैंने उसके टूटे ऑर्गन जोड़ दिए और नीडल से उसकी बेकाबू एनर्जी स्टेबलाइज कर दी। जब वो होश में आई तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे भूत देख लिया हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कबाब वाला आदमी बॉडी सर्जरी लेगो की तरह कर देगा। वो अपना नाम रिया बताकर रातों रात गायब हो गई, लेकिन पेन ड्राइव छोड़ गई। मैंने उसे कंप्यूटर में लगाया,
सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। डैमेज्ड एबिलिटी टेक्निक डिटेक्टेड, साइड इफेक्ट्स रिमूव्ड, ऑप्टिमाइज्ड इनटू लॉन्जेविटी ब्रीदिंग आर्ट। मेरी आंखें चमक उठी। इतने साल बाद शायद पहली बार मैं सच में शक्ति हासिल कर सकता था। मेरे पास टैलेंट नहीं था, लेकिन इस टेक्निक को टैलेंट नहीं, सिर्फ समय चाहिए था, और समय वो मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा था। मैंने स्टॉल बंद किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 साल, पूरा 2 साल सिर्फ ट्रेनिंग। किसी और के लिए 2 साल जिंदगी का बड़ा हिस्सा होते हैं, मेरे लिए बस लंबी मेडिटेशन। आखिरकार एक दिन मेरे अंदर पहली बार एनर्जी पैदा हुई। एबिलिटी रैंक लेवल 1। 2 साल में सिर्फ पहला लेवल। दूसरे सुपर ह्यूमन इसे जोक मानते, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं मरूं नहीं तो एक दिन ये प्रोग्रेस बार भी मैक्स हो जाएगी। अब मेरे पास टॉप लेवल सर्जरी थी, मास्टर कुकिंग थी, वेपन्स बनाने की कला थी, और थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल एनर्जी भी। मैं प्रैक्टिकली वॉकिंग चीट कोड बन चुका था। लेकिन तभी शहर में नई मुसीबत आ गई। एक अमीर बिजनेस फैमिली ने पूरे इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। छोटे दुकानदारों को डराकर जमीन छीनी जा रही थी। एक दिन उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम मेरी वर्कशॉप में घुस आई। लीडर एक मस्कुलर आदमी था, एबिलिटी लेवल 2। उसने आते ही मेरा साइन बोर्ड तोड़ दिया। मैंने गहरी सांस ली और जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। वो कोई साधारण मिर्च पाउडर नहीं था, ये मैंने खुद बनाया था, दुनिया की सबसे खतरनाक मिर्चों से। इतना तीखा कि केमिकल वेपन लगे। मैंने पैकेट खोला और हल्का सा फूंक मारी। अगले ही पल पूरी दुकान में चीखें गूंज उठी। वह आदमी दर्द से जमीन पर लौटने लगा। नाक बह रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, याद रखना, कभी किसी रसोइये से पंगा मत लेना, खासकर उस रसोइये से जो मिर्च पाउडर बनाना जानता हो। मौका देखकर मैं वहां से चुपचाप निकल गया। दुनिया इतनी बड़ी है, सबसे सुरक्षित जगह कहां होगी? मैंने एक अनोखा जवाब चुना, XU परिवार की ही बिल्डिंग। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वे पूरी दुनिया में मेरी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ कि मैं उनके ही ऑफिस में सफाई कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी छुपने की कला का इस्तेमाल किया और एक साधारण सफाई कर्मचारी ओल्ड चेन बन गया। ऐसे ही 3 साल और बीत गए। खाली समय में मैं XU परिवार के डेटा सेंटर में जाता और चुपचाप अपनी स्किल बढ़ाता। प्रोग्रामिंग अनुभव +1 दिन में फर्श साफ करता और रात को अपनी एक्सेस कार्ड से सुपर कंप्यूटर रूम में घुस जाता। वहीं बैठकर मैंने हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम एन्क्रिप्शन सब कुछ मास्टर लेवल तक सीख लिया। फिर एक दिन XU परिवार की बड़ी बेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने घेर लिया। मैं आमतौर पर दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन तभी मेरी नजर उसके गले में पहने लॉकेट पर पड़ी। वह एक टाइटेनियम पेंडेंट था। उसके पीछे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, वू शियाओगांग के लिए, उसके गुरु चेन की ओर से। मैं वहीं ठिठक गया। वह लड़की मेरे शिष्य वू शियाओगांग की पोती थी, शू रोकिंग। वू शियाओगांग ने बाद में मशीन वर्कशॉप की जगह प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की और धीरे धीरे उसे एक बड़ी कंपनी बना दिया। उसकी बेटी ने XU परिवार में शादी की। क्या अजीब किस्मत है। मैंने गहरी सांस ली और सफाई रूम का कंप्यूटर चालू किया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक सफाई वाला मिल गया। उस रात मैंने अपना असली खेल शुरू किया। 3 साल में मैंने XU परिवार के हर बड़े आदमी का काला सच देख लिया था। डायरेक्टर A टैक्स चोरी, डायरेक्टर B मनी लॉन्ड्रिंग, डायरेक्टर C दुश्मनों से गुप्त सौदे। मैंने सबूत इकट्ठा किए, कुल 47 फाइलें बनाई और उन्हें एनक्रिप्ट करके अलग अलग जगह भेज दिया। आज टैक्स विभाग छापा मारता, कल रेगुलेटरी एजेंसी जांच शुरू करती। 1 महीने के अंदर 5 में से 3 डायरेक्टर जेल गए और 2 भाग गए। शू रोकिंग अचानक ही कंपनी की चेयरमैन बन गई, लेकिन उसने पहला आदेश दिया, उस रहस्यमयी हैकर को ढूंढो। ये सुनते ही मैंने उसी रात अपना सामान पैक किया और निकल गया। पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। मैंने बस एक छोटा सा नोट छोड़ा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, दुनिया बड़ी है, अब कहीं और सफाई करूंगा, और वहां से गायब हो गया। XU परिवार छोड़ने के बाद मुझे समझ आया कि बिजनेस की दुनिया बहुत गंदी है। इसलिए मैं उत्तर की ओर निकल पड़ा और पहुंचा एक खास जगह, लिंगू टेक्नोलॉजी पार्क। ऊपर से यह एक हाईटेक चिप कंपनी थी, लेकिन असल में यह देश का सबसे बड़ा अलौकिक सामग्री रिसर्च सेंटर था। यहाँ लड़ाई कम होती थी, लेकिन तकनीक बहुत गहरी थी। सबसे खास बात, यहाँ जमीन के नीचे एक आध्यात्मिक ऊर्जा की नस थी। मैंने सीधे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरी टैलेंट जांच में पकड़ा जाता। इसलिए मैंने अपनी गार्डनिंग स्किल का इस्तेमाल किया और एक माली बन गया। क्यों? पहला, कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा, आध्यात्मिक ऊर्जा के पास रह सकता था। तीसरा, स्किल बढ़ाने का मौका। इस तरह टेक पार्क में एक नया माली आया, अंकल चेन। मेरा रोज का काम था घास काटना, पौधों को पानी देना, फूल उगाना। दूसरों के लिए यह मेहनत थी, लेकिन मेरे लिए यह ट्रेनिंग थी। बॉटनी अनुभव +1, गैंडरमा खेती +1, एस्थेटिक्स +1, ब्लेड प्रिसिशन +1। मेरे उगाए पौधे दूसरों से कई गुना तेज बढ़ते थे। जो फूल 2 साल में खिलते, मैं उन्हें 3 महीने में खिला देता। फिर भी मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहा। रिपोर्ट देते समय जानबूझकर असली रिजल्ट छुपा देता और सबसे अच्छे पौधे चुपके से अपने कमरे में ले जाता। 3 साल तक वहां की ऊर्जा लेकर आखिरकार मेरी शक्ति दूसरे स्तर की सीमा तक पहुंच गई, लेकिन उसे पार करना बेहद मुश्किल था। मेरे पास टैलेंट नहीं था और ब्रेक थ्रू दवा बहुत महंगी थी, 3 करोड़ रुपए। मैं तो महीने के सिर्फ 4,500 कमाता था। तो मैंने फैसला किया, खुद बनाऊंगा। मेरी नजर पड़ी लैब में रखे 30 साल पुराने स्प्रिट मशरूम किंग पर। वह ब्रेक थ्रू दवा की मुख्य सामग्री था। 3 लेयर सिक्योरिटी और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड दूसरे स्तर का गार्ड डॉग।
लेकिन मेरे लिए सब बेकार है। एक अंधेरी रात में मैं चुपचाप लैब के अंदर घुस गया। रात का समय था। लैब के बाहर बैठा वो विशाल तिब्बती मास्टिफ हरी चमकती आंखों से मुझे घूर रहा था। आम आदमी होता तो वहीं डर के भाग जाता, लेकिन मैं जेब से एक खास बिस्किट निकाल चुका था। 1200 साल की कुकिंग स्किल और पशु चिकित्सा ज्ञान का कॉम्बो। ऐसा डॉग बिस्किट जिसकी खुशबू सूंघते ही कोई भी कुत्ता नुमा जानवर प्यार में पड़ जाए। जैसे ही मास्टिफ ने सूंघा, उसकी खूंखार शक्ल पल भर में बदल गई। अभी तक जो मुझे फाड़ खाने को तैयार था वही जमीन पर लौटने लगा। पूंछ हेलीकॉप्टर की तरह घूम रही थी। काम हो गया। मैं मुस्कुराया और सीधे सिक्योरिटी गेट की तरफ बढ़ गया। 3 लेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक लॉक, लेकिन मेरे लिए ये बच्चों का खिलौना था। मैंने अपनी स्विस नाइफ से बना छोटा सा हैकिंग डिवाइस निकाला। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में सारे दरवाजे खुल गए। अंदर जाकर मैंने आराम से लिंगजी किंग यानी वो दुर्लभ आध्यात्मिक मशरूम तोड़ा और उसकी जगह एक साधारण मशरूम रख दिया। फिर अपनी भ्रमकला और बागवानी स्किल से उसे बिल्कुल असली जैसा बना दिया। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी लाइव एडिट कर दी। रिकॉर्डिंग में बस एक सामान्य सिक्योरिटी गार्ड गश्त लगाता दिख रहा था। हॉस्टल लौटकर मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, 99 रुपए वाला इलेक्ट्रिक राइस कुकर। हाँ, वही साधारण कुकर। मैंने मशरूम और बाकी जड़ी बूटियां उसमें डाली। ना कोई जादुई आग, ना कोई रहस्यमयी मंत्र, सिर्फ सही तापमान नियंत्रण, क्योंकि असली महारत साधन में नहीं, हाथ में होती है। 6 घंटे बाद कुकर ने टिंग की आवाज की। ढक्कन खोलते ही पूरी रूम में खुशबू फैल गई। अंदर 8 सुनहरी गोलियां चमक रही थी, टॉप ग्रेड ब्रेक थ्रू पिल्स। जहां बड़े बड़े अल्केमिस्ट एक गोली बनाने में फेल हो जाते हैं, मैंने एक बार में 8 बना डाली। मैंने बिना सोचे एक गोली मुंह में डाल ली। अगले ही पल शरीर के अंदर विस्फोट जैसा हुआ। ऐसी ऊर्जा कि आम इंसान की नसें फट जाती, लेकिन मेरा शरीर 1200 साल की ट्रेनिंग से पत्थर बन चुका था। मैंने दांत भींचे। तोड़, सीमा तोड़। अचानक मेरे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा घूमने लगी और फिर मेरे दांतेन के अंदर अंगूठे जितना छोटा ऊर्जा कोर बन गया। मैं आखिरकार सेकंड स्टेज एबिलिटी यूजर बन चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। 1200 साल तक मैं इस दुनिया में सबसे नीचे था। आज पहली बार लगा कि मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन खुशी मुश्किल से 2 सेकंड चली। अचानक पूरे टेक पार्क में अलार्म बज उठा। इमरजेंसी अलर्ट, डार्क ऑर्गेनाइजेशन का हमला। सभी गैर लड़ाकू कर्मचारी तुरंत बाहर निकले। मैं दंग रह गया। कमाल है, अभी पावर मिली और उसी दिन हमला भी। मैंने तुरंत बची हुई गोलियां जेब में भरी और पीछे के ड्रेनेज पाइप से भाग निकला, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला नियम साफ था, जिंदा रहो, बाकी सब बाद में। भागते वक्त मैंने एक बात समझ ली, जहां भी एबिलिटी यूजर्स होते हैं वहां मुसीबत मुफ्त में मिलती है। आज ये गैंग उस गैंग से लड़ रहा है, कल कोई किसी को धोखा देगा। उस दुनिया में हर कोई किसी का शिकार है, और मेरे पास अभी अभी मिली सेकंड स्टेज ताकत। 8 दुर्लभ गोलियां और एक दैवी तलवार थी। मतलब मैं चलता फिरता खजाना था। इसलिए मैंने फैसला किया, अब की बार ऐसी जगह छिपूंगा जहां कोई शक भी ना करे। और उससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी? एक सरकारी स्कूल। कुछ ही दिनों बाद मैं मुंबई सिटी इंटर कॉलेज में फिजिक्स का अस्थायी टीचर बन गया। नकली नाम राघव सर, नकली डिग्री खुद बनाई हुई। मेरी क्लास में कुल 50 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 3 अलग ही निकले। पहला आर्यन, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा जिसे घर से निकाल दिया गया था, अब दिन भर सस्ते बन खाता और आंखों में बदला लेकर घूमता। दूसरी सिया, दुबली पतली शांत लड़की, स्कूल टॉपर, लेकिन मुझे पहले दिन ही समझ आ गया ये डार्क वेब की खतरनाक हैकर है। तीसरा एक चुप लड़का, सब उसे काला बुलाते थे, अनाथालय में पला था, लेकिन उसके अंदर छिपी ऊर्जा मैंने पहली नजर में महसूस कर ली। वो अभी जागा नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा डरावनी थी। मैंने तीनों को देखा और माथा पकड़ लिया। मैं तो छिपने आया था, ये तो पूरी चुने हुए नायकों की टीम निकल आई। अब भागना संभव नहीं था, तो मैंने तय किया, अगर पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी बदल जाए। आर्यन को मैंने गेम थ्योरी, नेगोशिएशन और साइकोलॉजी की किताबें पकड़ा दी और मुस्कुराकर कहा, दुनिया में जीतने का सबसे बड़ा तरीका ताकत नहीं, दिमाग। मैंने एक किताब दी, गेम थ्योरी, बातचीत की कला और मनोविज्ञान पर। उलटफेर का सबसे ऊंचा स्तर यह नहीं कि तुम किसी से मुकाबला करो, बल्कि यह है कि लोग खुद तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी देने लगें। अगर इस किताब को अच्छी तरह समझ लिया तो तुम अगले शू परिवार जैसे बन सकते हो। सुशाओयू तकनीक सीखना चाहती थी, ठीक है। मैंने उसे अपनी हाथ से लिखी एक पूरी किताब दे दी, 0 से 1 तक नेटवर्क सुरक्षा और आक्रमण रक्षा का व्यावहारिक ज्ञान। ये मेरे 3 साल के डेटा सेंटर के असली अनुभव का निचोड़ था। तकनीक चाहे कितनी भी ऊंची हो, जेल से डरती है, इसलिए सही तरीके से सीखो, तभी तुम देश स्तर के व्हाइट हैट बन सकते हो। शाओहेई कुछ नहीं बोला। मैंने उस लड़के को देखा जो भविष्य में शायद S लेवल का कलाकार बन सकता था, और उसे लुन्यू कन्फ्यूशियस के उपदेश की एक किताब और ताइची की ट्रेनिंग वीडियो दे दी। जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर बाकी बातें। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मैं हर दिन पढ़ाता, कॉपियां चेक करता, लेसन प्लान लिखता। मेरे शिक्षण मार्गदर्शन का अनुभव लगातार बढ़ता गया। फिर एक दिन स्कूल में भूत दिखाई देने लगा। वह एक आत्मा थी जो 70 साल पहले पुराने स्कूल भवन में मरी थी। स्कूल के पुनर्निर्माण से वह जाग गई थी। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन रात होते ही वह गलियारों में घूमती और ड्यूटी पर रहने वाले शिक्षकों और छात्रों को डराकर नींद हराम कर देती। उस रात वह आत्मा मेरे ऑफिस में आ गई। मैं 3 छात्रों की कॉपियां जांच रहा था। अचानक कमरे का तापमान 10 डिग्री गिर गया। ट्यूबलाइट हरे रंग में बदल गई। एक आधी पारदर्शी हाथ मेरे कंधे पर आकर रखा और मेरे कान में एक डरावनी आवाज आई,
टीचर मेरे साथ खेलो। मैंने सिर तक नहीं उठाया, लाल पेन को स्याही में डुबोया और कॉपी पर एक बड़ा सा शब्द लिखा, दफा हो जाओ। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, ये मेरी 800 साल की कैलीग्राफी साधना का परिणाम था, जिसमें यान झेनचिंग, लियू गोंगचुआन और वांग शीजी की कला का सार मिला हुआ था। उस शब्द में 1200 साल की जमा हुई धार्मिक ऊर्जा थी। कागज से सुनहरी रोशनी फूटी और पूरे स्कूल को रोशन कर दिया। वह 70 साल पुरानी आत्मा चीख भी नहीं पाई और उसी क्षण शुद्ध होकर शून्य में विलीन हो गई। दरवाजे पर खड़े तीनों छात्र हैरान रह गए। झाओ तियानलोंग के हाथ से बन गिरकर जमीन पर गिर गया। चेन सर, आपने अभी क्या किया? मैंने शांत होकर पेन रख दिया, स्याही को फूंक मारकर सुखाया और कहा, कुछ नहीं, पेन में स्याही नहीं थी, बस झटका दे दिया, थोड़ा जोर से हो गया। चलो सवाल हल करते रहो। उस दिन के बाद उन तीनों छात्रों की नजरें बदल गईं। अब वे मुझे शिक्षक नहीं बल्कि किसी बड़े गुरु की तरह देखने लगे। 1 साल बाद सुश्याओयू राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रतियोगिता में जाने वाली थी। जाने से पहले वह ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हुई और गहराई से झुककर बोली, चेन सर, अगर मैं जीत गई तो मैं आपको अच्छी जिंदगी जरूर दूंगी। मैंने बिना हिले 3 यूएसबी ड्राइव उसे दे दिए। जब कोई एन्क्रिप्शन न समझ आए तब इन्हें खोलना, और याद रखना, तकनीक लोगों की रक्षा के लिए होती है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उसकी आंखें भर आईं और वह चली गई। 1 महीने बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में धमाका हो गया। 15 साल की एक लड़की ने उन 3 यूएसबी में मौजूद एल्गोरिदम की मदद से कई पीएचडी छात्रों को हराकर पहला स्थान हासिल कर लिया। इनाम लेने के बाद उसने सबसे पहले मेरे स्कूल में श्रेष्ठ मार्गदर्शक शिक्षक का पुरस्कार भेजा। ये खबर सुनते ही मैं उसी रात बैग पैक करके भाग गया। मजाक नहीं, समाचार में आना मतलब मुसीबत बुलाना। जितनी पहचान उतना खतरा। मैंने बस एक चिट्ठी छोड़ी, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं किसी और स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, और फिर चुपचाप चला गया। इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग जीवन जीऊंगा। मैं बिन्हाई शहर की मशहूर फूड स्ट्रीट पर गया, जहाँ कलाकार और आम लोग दोनों खाने की तारीफ करते हैं। वहां मैंने तांग मास्टर के नाम से एक छोटा सा ठेला लिया, जहां मैं सिर्फ एक चीज बेचता था, हाथ से बनी नूडल्स। दूसरे लोग खाना बनाने में जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं विज्ञान का उपयोग करता था। मेलार्ड रिएक्शन, लो टेम्परेचर कुकिंग और मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। इस दुनिया के शेफ अभी भी जादू और ऊर्जा से खाना बना रहे थे और मैं स्वाद को रासायनिक स्तर पर नियंत्रित कर रहा था। एक दिन तीसरे स्तर का एक फूड एक्सपर्ट आया और मेरी नूडल्स चखी। उसकी आंखें फैल गईं। ये नूडल्स मेरी ऊर्जा को अपने आप कैसे बढ़ा रही है? मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैंने आटे में प्रोटीन और पानी का अनुपात पूरी तरह सही रखा है। वह समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत 30,000 रुपए टेबल पर रखे और बाकी की सारी नूडल्स खरीद ली। उस दिन के बाद मेरा ठेला मशहूर हो गया। कई बड़े कलाकार लाइन में लगने लगे, यहाँ तक कि कुछ एस लेवल के लोग भी मेरे एक कटोरे नूडल्स के बदले दुर्लभ चीजें देने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला मेरे खाने में एक खास ऊर्जा होती है जिससे उनकी साधना की गति दोगुनी हो जाती है। कुछ ही सालों में मेरी कुकिंग स्किल अलौकिक स्तर तक पहुंच गई। अब मैं साधारण चावल भी पकाऊं तो वह किसी की ऊर्जा खोल सकता है, और अगर मैं एक फ्राइड राइस बनाऊं तो उसे खाने वाला तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर भी मैं हमेशा की तरह साधारण बना रहा, दुनिया के सामने बस एक छोटा सा नूडल्स बेचने वाला। लेकिन राष्ट्रीय कुकिंग चैंपियनशिप का इनाम था एक 100 साल तक उम्र बढ़ाने वाला बैंगनी जिनसेंग। मुझे लंबी उम्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, आखिर मेरी उम्र तो पहले ही अनंत थी, इसलिए मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। फाइनल मुकाबले में मेरा सामना हुआ कुकिंग सेंट से। वह 4थे स्तर का कलाकार था, सफेद बाल, जवान चेहरा और घमंड आसमान छूता हुआ। उसने एक डिश बनाई, ड्रैगन और फीनिक्स का नृत्य। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से खाना नियंत्रित किया। अचानक प्लेट के अंदर से एक सुनहरी ऊर्जा ड्रैगन बाहर निकला, जो जजों के सिर के ऊपर 3 चक्कर लगाकर गायब हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुकिंग सेंट अमर रहे। वह गर्व से मेरी तरफ देखने लगा। युवा, अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहना कि बूढ़ा आदमी तुम्हें दबा रहा है। अगर तुम कोई ऐसी डिश बना दो जो जजों को मेरी डिश से ज्यादा पसंद आए तो मैं हार मान लूंगा। मैंने उसकी चमकदार डिश को देखा और धीरे से सिर हिलाया। बहुत दिखावा है, देखने में सुंदर, खाने में खाली। मैं चुपचाप चूल्हे के पास गया। ना मैंने कोई आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल की, ना कोई खास तकनीक। मैंने सिर्फ एक कटोरी साधारण सफेद चावल बनाए। हाँ, सिर्फ सफेद चावल। लेकिन उन चावलों में मैंने पिछले 1200 सालों की अपनी सारी समझ मिला दी। आंच का ज्ञान, अनाज का ज्ञान और जीवन के मूल तत्व की समझ। चावल धोने से लेकर भिगोने और पकाने तक हर कदम में मेरी पूरी साधना समाई हुई थी। और जैसे ही चावल पककर तैयार हुए, पूरा सभागार अचानक शांत हो गया। लेकिन वजह कोई चमत्कारी रोशनी या धमाका नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शुद्ध और सुकून देने वाली चावल की खुशबू थी जो माँ की गोद की तरह वहां मौजूद हर इंसान को धीरे धीरे अपने अंदर समेट रही थी। मुख्य जज ने कटोरी उठाई, थोड़ा सा चावल मुंह में डाला और अगले ही पल उस कठोर चेहरे वाले जज की आंखें नम हो गईं। वह धीमी आवाज में बोला, मुझे अपना बचपन याद आ गया। दादी के घर का मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी की आंच पर बने चावल की वही खुशबू। 20 साल हो गए ऐसा स्वाद चखे हुए। बाकी सभी जजों का भी यही हाल था। हर किसी ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनकी आंखें लाल हो गईं। ये सिर्फ स्वादिष्ट होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस साधारण सी चावल की कटोरी ने हर इंसान के दिल में छिपी सबसे नरम यादों को छू लिया था। उधर कुकिंग सेंट का चेहरा पूरी तरह हरा पड़ चुका था। वह अपनी चमकती हुई ड्रैगन फिनिक्स डिश को कसकर पकड़े खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक कटोरी सफेद चावल से हार गया। ये नामुमकिन है। सिर्फ सफेद चावल में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? युवक ने शांति से हाथ पोंछते हुए कहा,
तुम दिखावे के पीछे भागते रहे और खाना बनाने का असली मतलब भूल गए। असली भोजन लोगों का पेट ही नहीं, उनका दिल भी भरता है। इसे कहते हैं सादगी में लौटना। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट पूरे सभागार में गूंज उठी। युवक ने तुरंत अपना इनाम बैंगनी जिनसिंग उठाया और वहां से चुपचाप निकल गया। इनाम मिल गया, अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। अगले ही दिन खाने की दुनिया में एक नई कहानी फैल गई। एक साधारण नूडल बेचने वाले मास्टर तांग ने सिर्फ एक कटोरी सफेद चावल से 4 स्तरीय कुकिंग मास्टर को हरा दिया था। उस समय तक युवक समुद्र किनारे पहुंच चुका था। वह किसी शांत जगह पर जाकर तीसरे स्तर की शक्ति हासिल करने के लिए साधना करना चाहता था, लेकिन बंदरगाह पर उसे एक पुराने परिचित की आने वाली पीढ़ी मिल गई। असल में वह उसके शिष्य वू शियाओगांग का परपोता था। वह युवक एक टेक कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए था और 3 दूसरे स्तर के कलाकारों द्वारा घिरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी भी पल मारा जाएगा, मगर उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई पुरानी रिंच को देखते ही युवक की नजर बदल गई। हालांकि वह रिंच पूरी तरह जंग खा चुकी थी, फिर भी उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही रिंच है जो मैंने सालों पहले वो शियाओगांग के लिए बनाई थी। उसने धीरे से आह भरी, शायद इसे ही कर्म का रिश्ता कहते हैं। फिर उसने अपने बैग से एक हारमोनिका निकाली। पिछले 5 सालों में उसने संगीत की कला को भी अलौकिक स्तर तक पहुंचा दिया था। उसने धीरे धीरे हारमोनिका बजाना शुरू किया। धुन थी विधाई, उदास और गहरी धुन पूरे बंदरगाह में फैल गई। तीनों गुंडे जो अभी तक खूंखार चेहरों के साथ हमला कर रहे थे अचानक रोने लगे। जीना बहुत मुश्किल है, मुझे घर जाना है, मैं अब लड़ना नहीं चाहता। कुछ ही पलों में तीनों जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। धुन खत्म हुई। बंदरगाह पर अब सिर्फ 3 रोते हुए गुंडे और एक स्तब्ध नौजवान खड़ा था। युवक उसके पास गया, उसके हाथ की रिंच की तरफ इशारा करके बोला, ये तुम्हारे परिवार की विरासत है। लड़के ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये मेरे परदादा की निशानी है। उन्होंने कहा था कि ये उनके गुरु की चीज है। युवक हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। जरा मुझे दो। उसने रिंच हाथ में ली और अंगूठे से उसकी सतह पर हल्का सा स्पर्श किया। अचानक टिंग, सारी जंग पल भर में गायब हो गई। रिंच के अंदर से हल्की धातु जैसी चमक निकलने लगी। जो चीज पहले सिर्फ पुरानी लोहे की रिंच लग रही थी, वह अब माइक्रो स्तर तक सटीक बनी एक सुपर अलॉय टूल में बदल चुकी थी। उसने रिंच वापस लड़के की तरफ फेंकी और कहा, औजार बहुत अच्छा है, बस इस्तेमाल करने वाला अभी कच्चा है। घर जाकर कहना इस रिंच का असली मालिक चेन सरनेम वाला था। आगे से इसे लेकर शर्मिंदा मत होना। इतना कहकर वह एक शेयरिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और डूबते सूरज की तरफ निकल गया। पीछे सिर्फ वह नौजवान रह गया जो नई जैसी चमकती रिंच को पकड़े समुद्री हवा में स्तब्ध खड़ा था।